शक्ति संघ की ओर से मैं यहाँ यूथ हॉस्टल आगरा के प्रांगण में इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में हमारे आगरा के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्रद्धेय श्री विजय कुमार शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो आज की अध्यक्षता के लिए स्थान ग्रहण करें और इसी क्रम में मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अधिवक्ता सहयोग एवं शक्ति संघ के संरक्षक और कार्यक्रम के निवेदक प्रोफेसर अरविंद मिश्रा एडवोकेट साहब को, वो भी मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे ख्याल से 3 अंश हैं जो हम लोग जानते हैं कि हमारी न्यायिक प्रणाली जो है 3 चीज़ों से कवर होती है। पहला है बेंच या न्यायिक अधिकारी हम बोल सकते हैं, दूसरे हैं पुलिस और तीसरा हमारा बाप। लेकिन हम लोगों के बारे में आप लोगों के सुझाव हम सब लोगों को ताकत भी देंगे और उन सुझावों को संकलित करके हम लोग वहाँ भेजेंगे तो उसमें जरूर अमल में लाए जाएंगे। कि कोई बात होती नहीं है, अगर होती भी है तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे उसमें हर्डल्स क्रिएट करके रोक दिया जाता है अथवा उनको पूर्णता नहीं प्रदान की जाती है। ठीक है, न्यायिक अधिकारी गण अथवा पुलिस अधिकारियों को मिलती रही हैं। यदि इस प्रॉपर्टी एक्ट के लिए यदि गोली खाने की जरूरत है तो कॉमन सिंह वर्मा एडवोकेट सबसे पहले तैयार होगा। आप लोग तैयार हो जाएं। केवल धरना प्रदर्शन और फेसबुक पर देने से कोई काम नहीं चलेगा। यदि मेरे खून की भी जरूरत पड़े तो मैं तैयार हूँ। नाम मेरा कॉमन सिंह है, लेकिन मैं बहुत कठोर हूँ, मैं करके दिखाने के लिए तैयार हूँ। जिनमें हमें कुछ बाहर की तरफ से अपनी बीसीआई की तरफ से थोड़ी सी हेल्प चाहिए रहेगी कि कुछ महिलाओं को इस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उनको अब वो अपने बच्चा संभालें, घर संभालें या फिर अपने वकालत संभालें, तो वो ऐसा नहीं कर पाते। उनके लिए एक कॉमन रूम होना चाहिए हमारे बाहर की तरफ से, और थोड़ा सपोर्ट इस तरीके से होना चाहिए कि मान लीजिए कुछ 6 महीने के लीव टाइप उनको मिलनी चाहिए। थोड़ा सा आर्थिक सपोर्ट भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो जाएंगी नहीं तो अपना कमाएंगे। और जैसे कि हमारी 3 सदस्यों की समिति होती है तो उसमें एक संरक्षित हमारी एक महिला की भी सीट है। कांटे होता है, तुम अपने भगवान से कहना आखिर ऐसा क्यों होता है। उसके मंदिर में जितनी आंखें उसके दर्शन को प्यासी है, उतनी ही बाहर दरवाजे पर भक्तों के धन की प्यासी है। इन आंखों में भी है 2 आंखें मेरे अधिवक्ताओं की जो युग परिवर्तन की प्यासी है, जो युग परिवर्तन की प्यासी है। लेकिन आप गुरु ने जो कुछ सिखाया वो पूरा उनके धर्म संक्षिप्त। ये अभी आदरणीय वर्मा जी ने कहा 12 होते, मैं भी इस चीज से हूँ, लेकिन जो 12 पुरानी है उनको अपने दिल को बड़ा करना होगा कि जो नए आ रहे हैं साथी, इनको मान लीजिए किसी की 10 साल की प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम अपनी पुरानी बार में इसको शामिल करेंगे, सदस्य बनाएंगे। जैसे विधिवत चुनाव होते हैं, लोकतंत्र है तो चुनाव होने चाहिए, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि पुरानी बार होती है तो उसके कुछ मठाधीश, हालांकि मेरे ही भाई है, कई अंत के नहीं है, वो उस पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। टाइम पर चुनाव होने चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं। और हम बात करते हैं लोकतंत्र की। अधिवक्ता सहयोग एवं शक्ति संघ आज हम जिसका शिकार है उसके कारण हम स्वयं हैं। हमारे पास क्या नहीं है, हम जिसको चाहे उसको झुका सकते हैं, बस हमें कलम का तरीका नहीं मालूम, हमें लड़ने का तरीका मालूम। हम युद्ध लड़ना जानते हैं, युद्ध का उपयोग करना नहीं जानते। ब्रूटल एक्ट जिस बारे हम लोग कह रहे हैं वो लागू होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे न होने के भी कई कारण है। हमारी जो अलग अलग बारें बनी हुई है, अनेकता है, उन्हें एकता में कर दीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। जिस दिन दीवानी के सारे वकील सड़क पे आ जाएंगे ना, ये नेता और प्रशासन कुर्सियां ले लेके भाग जाएंगे। इतना ही कहना, पूरी भी ताकत का एहसास करा दिए। जय हिंद, जय श्री राम। हम लोग जितना समय महिलाएं अपने घर में नहीं बिताती, एक प्रोफेशन में आने के बाद हम यहाँ बिताते। ये हमारा पूरा परिवार है। जिस तरह हमें परिवार में रहने के लिए एक रूम के लिए लड़कियों को एक प्राइवेट रूम जैसे मिल जाए कि हम लोगों को
जिस तरह हम लोग बीमार हो जाते हैं और जब सब लोगों को आपको बच्चे होने पे या किसी भी तरह से छुट्टियां मिलती है तो हमको भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्या ये बार काउंसिल के जितने भी यूनियन है सब एक नहीं हो सकती? एकता में अनेकता, ये वाला शब्द जो है बहुत बड़ा विचित्र है, इसलिए अनेकता में एकता होनी चाहिए। जितनी भी बार काउंसिल है दीवानी में, कचहरी में, तो सब एक हो जाएं तो सबको एक अच्छा रूप मिल जाएगा और न्याय मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रामायण का प्रसंग याद आया, जब श्री राम प्रभु राम वापस आ जाते हैं 14 वर्षों के बाद, उसके बाद एक समारोह होता है और प्रभु राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि लिस्ट में कोई कमी ना रह जाए, कोई मेहमान छूट ना जाए। जब सब कुछ हो गया और जो कोई 454 की ये लिस्ट है, ये मेहमान हैं जिनको बुलाना है, तो प्रभु राम बोलते हैं कोई छूटा तो नहीं? कि नहीं, कोई नहीं छूटा। कि वो केवट कहाँ है जिसने मेरा सहयोग करा था? अब सवाल ये है कि यहाँ केवट कौन है? तो मुझे लगता है कि अगर यूपी बार जब जिस दिन भारी हो जाएगी उस दिन हमारे बहुत से समस्याओं के निराकरण हो जाएंगे। आगरा से वो केवट मेरे को मंच पर तो देख रहे हैं क्या बात है, यहाँ से कौन जाएगा वहां? मैं तो सीधा कह रहा हूं, आप लोग समझदार पूरे हैं और केवट को पहचानने में मुझसे तो कोई गलती होने वाली है नहीं। उम्मीद यह है कि आपसे भी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन हाँ, आगरा बार में वो कुव्वत है कि वो इन सभी समस्याओं को का निराकरण कर सकता है, एक ताकतवर चेहरा है। तो मेरा तो कहना बस यही है और मानना यही है कि यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट अगर हम यूपी बार में पहुंचा दें तो आज की बैठक नहीं, आपके सभी आंदोलनों को बहुत अच्छा मिल जाएगा। हम राज्य के एक अंग हैं, राज्य उसके कुछ अधिकार हैं, कुछ कर्तव्य हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट, ये 3 अंग हैं राज्य के। जुडिशरी के 2 अंग हैं, बेंच और बार। कोर्ट के अफसर हैं, दोनों अधिकारी हैं। हमें किस प्रकार ट्रीट करती है बेंच, हमें देखने का विषय ये है, क्या हमें बराबर का दर्जा है? जबकि सीनियर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इज द एडवोकेट, नॉट द जजेस। हम स्वतंत्र हैं बात करने के लिए, हम सही जस्टिस क्या है ये बताने के लिए हम उनको ये परामर्श करते हैं कि आपको सही न्याय क्या करना है। यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन माननीय श्री किशोर गौड़ जी आए थे, बड़े ही साहस निडरता के साथ हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साथी श्री विजय कुमार शर्मा जी बैठे हुए हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा था, अधिवक्ता का ऊर्जा संरक्षण कहीं नहीं है, एनर्जी वेस्ट होती है। हम कोर्ट में जाते हैं साहब, जज साहब नहीं बैठे हैं, ऑफिसर नहीं बैठा, लौट आते हैं, 11 चक्कर लगाते हैं, लौट आते हैं। ऐसा क्यों है कि जिस तरह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आज भी मुझे ध्यान है हर कोर्ट में यहाँ भी लगे होने चाहिए, जिससे अधिकारी के बैठने का समय तय हो और हमारी ऊर्जा कम हो, चक्कर ज़्यादा नहीं लगाने पड़े। हम जब कोर्ट में पहुँचें तो अधिकारी उपस्थित मिले, जिससे हम कम से कम एनर्जी वेस्ट करके, एनर्जी संरक्षित करके अपना कार्य कर सकें और हमारी न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाया जा सके। अधिवक्ता जो भी कार्य करता है वो अपने दायित्वों का निर्वाह जो करता है वो नागरिकों के कानूनन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए करता है और उसको उस रक्षा के करने में जो परेशानी आती है उससे आप सब परिचित हैं। और जब तक ये बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दर्ज करने की बात नहीं लिखी जाएगी, ये जो अधिनियम है ये पूर्ण रूप से हमें संरक्षण नहीं दे पाए। एक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक विशेष न्यायालय का भी गठन होना चाहिए, जिसमें आपराधिक मामले जो अधिवक्ताओं के प्रति दायर होते हैं उनकी समय सीमा निर्धारण कर उनका तुरंत जल्दी से शीघ्र उनको न्याय मिलना चाहिए। कार्य करते समय उसके पास कोई अन्य सोर्सेस नहीं होते हैं इनकम के, अगर दौरान विधि व्यवसाय वो बीमार पड़ता है तो या इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि उसको सामूहिक बीमा कराया जा सके
और सामूहिक बीमा में उसको अच्छी से अच्छी धनराशि जिससे कि वो अपना अच्छा से अच्छा इलाज करा सके। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पर जो चर्चा और सुझाव की बात है, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर चर्चा अब तक कई बार हो जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरफ किसी का भी दिमाग नहीं गया। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि अधिवक्ता प्रोफेशन ये प्रोफेशन इस तरीके का नहीं है कि कोई ये व्यापार हो, ये एक सेवा का प्रोफेशन है। और अधिवक्ता जिस प्रकार समाज के लिए महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से अपनी सेवाएं देता है, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करके सेवाएं देता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से अधिवक्ता समाज खुद में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों के गहन विचारों और सहभागिता से स्पष्ट है कि यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सभी सुझाव विभिन्न स्तर से हमारे पास आए भी हैं, जिनको हमने नोट भी किया है और उनको समायोजित करते हुए एक बृहद प्रस्ताव बनाकर हम भेजना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या हमें वाकई अलग से एक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता है, या उसी में ही एक चैप्टर आप और अध्याय जोड़ दीजिए जिसमें ये सारे प्रावधान कर दीजिए? क्योंकि जब आप नया अधिनियम बनाते हैं तो औपचारिकताएं बहुत बढ़ जाती हैं। आपने कमेटी बनाई, वो सजेशन देगी, फिर आप उस पर विचार करेंगे, उसके बाद वो लॉ कमीशन में जाएगा, लॉ कमीशन से फिर लेजिस्लेचर में जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट उसे देखेंगे और अगर इच्छा शक्ति हुई तो लागू किया जाएगा, नहीं तो फिर चलता रहेगा। तो मेरा मानना यह है, या मेरा सुझाव है कि ये होगा कि इसे अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत ही एक अध्याय के रूप में इन सब बातों को जोड़ते हुए और नए अधिनियम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अगर हम देखें, अगर अधिवक्ता हैं, सभी कानून के छात्र हैं, ज्ञाता हैं, तो संविधान का जो हमारा 246 आर्टिकल है, 246 अनुच्छेद, वो विधायिका के क्षेत्रों को विभाजित करता है 3 सूचियों के द्वारा। और लीगल प्रोफेशन का जो उल्लेख है वो 3य सूची में है, जो कि एक समवर्ती सूची है, जिसमें कि संघीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही विधायक का या विधायक बनाने का अधिकार है। अब ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने सुझाव दे चुकी है। उसके बावजूद हर स्टेट अपनी लेवल से इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि हम बना दें अलग से कुछ। स्टेट ऑफ राजस्थान और आपके कर्नाटक में ये अधिनियम पहले से लागू हुए हैं, लेकिन अगर उन्हें आप गहनता से देखें तो बहुत ही उसमें एक आध प्रोविजंस इम्पोर्टेंट हैं या वो बना दिए गए, और वो लगता है उसके पीछे कुछ राजनीतिक एजेंडा ज्यादा था कि कौन जल्दी से बना के और वोटों को प्रभावित कर सके, बजाय इसके बृहद और संपूर्ण अधिनियम या प्रावधान या चैप्टर के रूप में जैसे भी आता। जहाँ तक कॉन्करेंट सूची की बात है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकती है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अन्यथा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एक्ट में कोई प्रावधान है और स्टेट एक्ट में उसके थोड़ा सा भी क्लैश करते हुए या अलग से कोई प्रावधान है, तो जैसा आप लोग जानते हैं सेंट्रल एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। तो इतनी सारी एक्सरसाइज हर स्टेट कर रही है, हर बार काउंसिल में ये कहा जा रहा है कि हम बना रहे हैं, हम करवा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, इसकी आवश्यकता शायद नहीं। फिर आए कुछ प्रावधान के इम्पोर्टेंट प्रावधान होते हैं। देखिए, सजा आप 10 साल रख लें, 5 साल रख लें, 2 साल रख लें, वो तो अलग बात है और वो बाद की चीज है। पहली चीज तो एक प्रयास ये होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं घटित ही न हो, और जो सम्मान की बात कही गई, जो खोए हुए हमारे कैरेक्टर की बात की गई, वो इन सब के पीछे बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं उल्लेख करना चाहूँगा, एक प्रावधान इसमें यह है कि यदि अधिवक्ता किसी न्यायालय में उपस्थित होता है या ट्राइब्यूनल में या पुलिस के सामने भी या किसी अथॉरिटी के सामने भी, तो वो अथॉरिटी उससे उसी प्रकार व्यवहार करेगी जैसे कि
वो अपने अधिकारी से करते हैं। ये एक बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट है। इसको जैसे पुलिस विभाग के लिए कहा जा सकता था कि भाई कम से कम DYSP रैंक के जो स्तर का उसका स्तर माना जाएगा, या ये कहा जा सकता था कि भाई उसे पब्लिक सर्वेंट की सभी सुविधाएं या संरक्षण या जो भी उससे संबंधित नियम है वो लागू हो। और ये एक तरीके का आई वॉश जैसा ही लगता है, क्योंकि आप जानते हैं, अभी उल्लेख भी हुआ था, मेरे ख्याल से सुभाष जी ने किया था, कि हमें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। अधिवक्ता को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, लेकिन ऑफिसर जैसी कोई बात हमारी नहीं दिखती। हम सिर्फ इस बात के ऑफिसर हैं कि जज साहब जो कहें हम उसके अनुसार काम करते रहे, हाँ जी कहते रहे। हमारे न तो कोई अधिकार है वहाँ, न हमारे कोई प्रिविलेजेस हैं वहाँ, बल्कि स्थिति ये है कि आप ज्यादा वो कहेंगे तो वो कह देंगे मैं अभी पुलिस बुलवाता हूँ या आप बाहर चले जाइए। तो ऐसा कैसा ऑफिसर है भाई जिसको ये दूसरा ऑफिसर ये कहते कि तुम बाहर चले जाओ? तो उसके अपने, और अगर ऐसा कहता है तो उसके कंपनसेशन के लिए, उसके रिड्रेसल के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए। दूसरी चीज जैसा उल्लेख था कोर्ट्स का कि भाई कोर्ट्स में मानना वाली बात बहुत शुरू हो गई है कि अधिवक्ताओं को जितना आप दबा के रखेंगे उतना आप अपनी मनमानी कर सकते हैं, और यही हो रहा है। और इस पे कहीं विराम लगना चाहिए। प्रावधान ये भी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय के अधिकारियों पे भी लग सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग वो पहल नहीं करते। और यहाँ तो बहुत रोज की सी बात हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े मामलों में देखा कि अधिवक्ता अपने ही रिड्रेसल की बात करने में बहुत सुस्त हैं। जैसे लाठीचार्ज हुआ तो अपनी तरफ से कोई FIR नहीं हुई वगैरह वगैरह, इस तरीके के बहुत से उदाहरण हमारे सामने उपलब्ध हैं। दूसरी चीज जैसे ये बात आई कि भाई एक प्रावधान है कि आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकता है यदि आपके जान माल को खतरा है, लेकिन उसके लिए आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना होगा, संबंधित हाई कोर्ट जिस स्टेट में आप। अब हाई कोर्ट का स्थिति आप जान सकते हैं कि आप तहसील पे हैं या आप जनपद लेवल पर हैं, तो पहले तो आप हाई कोर्ट में कोई एडवोकेट एंगेज करिए, फिर एक पिटीशन दाखिल करिए, फिर वो उसकी जांच करेंगे, रिपोर्ट मंगवाएंगे। आप जानते हैं बेल में तो 3 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद की डेट्स पड़ती हैं, तो यद्यपि 30 दिन का शायद इसमें प्रावधान है, लेकिन जांच की प्रक्रिया तो किसी समयबद्धता से बाधित नहीं है, तो वो जांच चलती रहेगी। अभी रिपोर्ट नहीं आई, अभी आ रही है, आज छुट्टी हो गई, आज ये बीमार हो गए, आज लिस्ट नहीं हुआ, ये सब चलता रहेगा। और अधिवक्ता 2 महीने तक इस यही आशा में बना रहेगा कि उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए। इससे अलग हटके एक और अजीब सी बात यह है कि यद्यपि ये दिया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी को उस प्रोटेक्शन को एक बार अगर मिल जाता है वापस करने का अधिकार नहीं, और अगर ऐसा वो चाहता है तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा जो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाएगी या उसके समवर्ती किसी अधिकारी के। अब हाई कोर्ट ने ग्रांट की और उसे विड्रॉ कर रहे हैं जनपद अधिकारी। ये भी बड़ी अजीब सी बात है भाई, अगर जनपद अधिकारी इतना विवेक रखते हैं कि उसे विड्रॉ किया जाए या नहीं, तो वो ये विवेक भी रखते हैं कि उन्हें प्रदान किया जाए अथवा नहीं। तो हर जनपद स्तर पे ही इस सुविधा को दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा हो। इसी प्रकार जो त्रिसदस्यीय किसी भी प्रॉब्लम को लेके उन्होंने कहा कि यदि अधिवक्ताओं को कोई भी समस्या होती है, यहाँ तक कि बाहरी विभागों से भी जो समस्याएं हैं, उसके लिए एक त्रिसदस्यीय समिति बनाई जाएगी, और उसमें एक तो जज होंगे और एक बार काउंसिल 2 लोगों को नॉमिनेट करेगी, और स्थानीय उनको वो चाहे बुला सकते हैं। तो भाई बार काउंसिल क्यों नॉमिनेट करेगी? आप लोकल लेवल पे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिस बार एसोसिएशन का वो सदस्य है उसके अध्यक्ष, और डिस्ट्रिक्ट जज से कह दीजिए कि वो आपस में बैठ के तालमेल करके 2 लोगों को नामित कर दें। लेकिन ऐसा नहीं, इन्हीं जो इस तरीके के फोरम गठित किए जाते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि इन सब चीज़ों में
जैसे SC/ST का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या विमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो जैसा कुमकुम ने ये बात कही थी कि भाई कम से कम जहाँ महिला अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं वहाँ उस पीठ में या उस त्रिसदस्यीय समिति में एक महिला रिप्रेजेंटेटिव हो जो शायद बेहतर तरीके से उनकी समस्याओं को समझ सकेगी, तो वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो मेरे सभी युवा साथी और मैं संचालक भवन जी को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से संचालन किया और ऐसी गोष्ठी होती रहना चाहिए। मेरी विषय से बात हुई थी, इस गोष्ठी को बड़े ऊंचे पैमाने पे आगराबाद में या सूर सदन में रखना चाहिए था। मुझे आश्वासन दिया मिश्रा जी ने कि अभी ये पहल है, आगे ऐसा होता रहेगा। एक तो बहुत बड़ी बात कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पर एक चर्चा ये शुरू हुई है। आपको भी याद होगा कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कई बिल लाती है, सामाजिक भी लाती है, अधिवक्ताओं के विरुद्ध भी लाती है और भी चीजें लाती है, एक्ट में परिवर्तन लाती है। जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट का आ गया प्रोविजन, एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया सारा काम जुडिशरी का। और उनके ये प्रावधान भी है कि अधिवक्ता लोगों से रिपोर्ट मांगी जाती है, उनके आपत्ति और उनके प्रस्ताव मांगे जाते हैं। लेकिन ये विडंबना है कि हम लोग अपने काम के लिए कुछ नहीं करते, अधिवक्ता और क्लाइंट्स के लिए तो जीवन खपा देंगे, लेकिन हमको जिसमें रहना है वो नहीं करते। तो बहुत बड़ा साधुवाद देता हूँ आरपी मिश्रा जी को कि जो गोष्ठी उन्होंने आयोजित कराई और अधिवक्ताओं के हित का जो बिल होना चाहिए उस पर कुछ चर्चा संभव हुई। काफी बातें आ चुकी है। मुझे सिर्फ ये बताना है कि जो प्रस्ताव आप लोगों के पास आपने दिए हैं या और कोई प्रस्ताव मेरी तरफ से आपकी तरफ से हैं, वो अगर आप पारित करते हैं तो श्री अरविंद जी उसको बना के भेजेंगे और वो आपके आगरा की तरफ से वो जाएगा। मैंने उनसे बार काउंसिल के चेयरमैन से कहा था कि साहब खासकर महिला जो अधिकारी हैं वो डायस पर नहीं बैठती है। मैंने बात नहीं कहा, क्या कारण है ये हमें नहीं मालूम। हमारी महिला अधिवक्ता भी खड़ी रहती है और हम भी खड़े रहते हैं। उनको प्रेगनेंसी लीव 6 महीने की दी जाती है और 6 महीने से 2 महीने पहले और 2 महीने बाद भी वो आयाराम गैराम की तरह कार्य करती हैं। तो ये प्रस्ताव पास होना चाहिए, जाना चाहिए कि इस एक्ट में कहीं भी महिला वर्ड नहीं लिखा हुआ है, केवल एडवोकेट वर्ड है इसमें। तो इसमें एक कैटेगरी बनानी चाहिए, नारी शक्ति सब बन गया है तो महिलाओं के लिए एक अलग इसमें एक एक्ट में प्रावधान लाना चाहिए कि इनके लिए एक अलग रूम मिलना चाहिए, एक कॉमन रूम मिलना चाहिए। मैंने देखा मुझे 8th है या कौन है वो अपने बच्चे को साथ लाती है, उनको फैसिलिटीज मिली हुई है, बच्चा खिलाते हैं उनके। हमारी महिलाएं जो काम करने आती हैं उनकी भी स्थिति यही है, दे आर ऑल्सो द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। तो उनके लिए एक अलग कॉमन एक रूम होना चाहिए। और मेरा इससे आगे और एक प्रस्ताव है कि अगर महिला अधिवक्ता प्रेगनेंसी में जा रही है तो उसे स्टेट की तरफ से कुछ स्टाइपेंड उस समय का 6 महीने का मिलना चाहिए। अगर छुट्टी नहीं दे सकते तो उनको कोई सपोर्ट मिलना चाहिए। आंदोलन तो करेंगे लेकिन पहले ये प्रस्ताव हमारे आगे चले, उसके बाद बार और पब्लिक को और बेंच को तो संरक्षण प्राप्त है, बिल्कुल सही बात। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वही संरक्षण हमको होना चाहिए। अरविंद जी ने कहा कि हम पब्लिक सर्वेंट वो लोग हैं। मेरा प्रस्ताव है कि पब्लिक सर्वेंट की एक श्रेणी में अधिवक्ता वर्ड भी जोड़ा जाए इसमें, क्या ये भी पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं जब ऑफिसर ऑफ कोर्ट है। तो कहीं किसी मायने में पब्लिक सर्वेंट नहीं है लेकिन उस श्रेणी में अधिवक्ता को भी उस एक्ट में जोड़ा जाए, उस अनुसूची में, कि अधिवक्ता भी पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक के लिए ही काम कर रहा है। जब आप न्याय के 2 रथ बताते हैं कि एक अधिवक्ता है एक जुडिशरी है, तो जुडिशरी वाला पब्लिक सर्वेंट हो गया, अधिवक्ता वाला केवल ऑफिसर होकर रह गया। उसको पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में अगर डाले जाएगा कोई भी अधिवक्ता हो तो शायद हमको और लाभ भी उससे मिल सकते हैं। प्रोविजन बनाया जाना चाहिए कि युवा अधिवक्ता को 3 साल तक या 5 साल तक स्टाइपेंड दिया जाए, सरकार की तरफ से दिया जाए। युवा अधिवक्ता 5 साल तक जब तक खड़ा हो। दूसरा प्रोविजन भी मेरा ये व्यक्तिगत है कि जो सीनियर लॉयर है जिनकी स्टैंडिंग 25 या 20 साल की है, उनको ये कंपलसरी करना पड़ेगा कि उनके साथ एक जूनियर अधिवक्ता रहेगा और वो उसको भी स्टाइपेंड देंगे।
तो दोनों तरफ से या 5-10 हजार रुपये उसे मिलेंगे, वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो उनकी भी समस्या हमारी समस्या है, केवल गवर्नमेंट पे छोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमें भी अपने अंदर झांकना होगा और हमें भी अपनी कमाई का कोई हिस्सा, वैसे कानून में उसका 30% है जूनियर का, पर कोई देता नहीं है। तो आप एक मुफ्त रकम दीजिए, सरकार से लीजिए स्टाइपेंड और इधर आप उसको दीजिए, तो जिससे युवा अधिवक्ता की आज की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो अधिवक्ता नहीं आ रहे हैं, जो अधिवक्ता ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका एक कारण ये भी है कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं है, उनको सिक्योरिटी नहीं है। वकीलों में से एक एल्डरमैन कमेटी का एक आदमी जरूर हो जो इस इंक्वायरी में शामिल हो, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। जो सही है वो सही कहेगा, इसलिए जो भी इंक्वायरी हो, जब भी कोई अरेस्ट हो, उस व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को, एल्डरमैन कमेटी के किसी व्यक्ति को, सीनियर व्यक्ति को लेके उस इंक्वायरी में शामिल करना चाहिए, उसके बाद ही उसका जो भी प्रोविजन हो उसके लिए वो आगे जाने चाहिए। इस कंप्लीट कोर्ट का इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वकीलों पे नहीं चलनी चाहिए, प्रोविजन तो है। मिर्शा जी ने बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप भी चला सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफिसर भी चला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि इसी तरह की सकारात्मक और प्रायोगिक कार्यशालाएं, गोष्ठियां, परिचर्चाएं ये सब होती रहें। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।